नमस्कार। अभी ये हमारा स्मार्ट स्कैन का दूसरा चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल का ये होगा। अभी तक हमने एक स्टोन के बारे में पूरा रीडिंग कर लिया है, चैप्टर बिल्डिंग रॉक एंड स्टोन। अब करते हैं ब्रिक को स्टडी। फंक्शन ऑफ द वेरियस इग्नियस इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक। जो भी ब्रिक में जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनके फंक्शन को देखते हैं। कई जगह एग्जामों में देखो, कई सारे एग्जामों में इस टॉपिक से पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट कौन है? तो सिलिका को मैंने इंग्रेडिएंट बोला जाता है। 50 से 60% होती है ये सिलिका इज 50 to 60%। सिलिका 50 से 60% होता है। मेन इंग्रेडिएंट यही होता है ब्रिक का। और इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। क्या क्या? श्रिंकेज और क्रैकिंग एंड वार्पिंग को कम करता है। रिटर्न इट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रिटर्न इट्स यूनिफॉर्म शेप, मेक शार्प एज ऑफ द ब्रिक। एक्सेस के अगर जैसे इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्रिटल एंड वीक ऑन द बाइंडिंग, ब्रिटल हो जाएगी, वीक हो जाएगी बाइंडिंग पे। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ब्रिक, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है कॉर्नर। ड्यू टू लॉस ऑफ द कोहेसन कम हो जाता है, क्योंकि क्या ना कि जैसे हम पत्थर को रख देंगे तो फ्री फॉल करने लगेंगे ना। तो सिल्का एक टाइप का रेत है, फ्री फॉल करने लगती है। ठीक है। और एलुमिना 50 से 60% याद रखना है। एस फॉर सिल्का 50 से 60%। एलुमिना के लिए 20 to 30% एलुमिना। इंट्रोड्यूस बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देती है और प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सिल्का को इसको बांधने की प्रॉपर्टी रखती है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? इंक्रीज श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। जैसे हमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है ना इसमें, तो श्रिंकेज और वार्पिंग ज़्यादा होने लगता है फिर। ठीक है। क्रैक डेवलप ऑन द सरफेस एंड कॉर्नर डिफॉर्म्ड, कॉर्नर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। क्रैक चटकने लगती है, मिट्टी केवल देखेंगे मिट्टी टाइप का तो वो चटकने लगती है फिर। तो लाइम क्या होता है? मिक्स इन पाउडर फॉर्म 10%, लाइम 10% होती है ओनली। चूना यूज एज ए फ्लक्स एंड रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ द ड्राइंग ऑन द ड्राइंग, श्रिंकेज को रोकता है, फ्लक्स के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। केसेस सिल्का इन क्ले टू मेल्ट ऑन द बाइंडिंग एंड दस हेल्प टू बाइंड इट। जैसे सिल्का क्या है ना कि बर्न होने पर मेल्ट होने लगती है, तो उसको बांधे रखने का काम ये लाइम करता है। ब्रिक ओवर बर्नड एंड लॉसेस इट्स शेप, अगर जब हम लाइम की मात्रा ज़्यादा कर देते तो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, तो ओवर बर्न हो जाती है और इसका शेप को लॉस कर देता है। आयरन ऑक्साइड को हम लेस देन 7% रखते हैं, लेस देन 7%। यूज एज अ फ्लक्स के रूप में ये भी काम होता है। ठीक है, ये भी फ्लक्स के रूप में काम कर रहे थे, बट ये भी इसका भी काम फ्लक्स के रूप में करते हैं, ये भी है। प्रोवाइड रेड कलर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो प्रोवाइडेड डार्क ब्लू, रेड से डार्क ब्लू हो जाता है, एंड ब्लैकिश कलर ऑफ ब्रिक। अगर मैग्नीशिया होता है तो मैग्नीशिया को क्या 1% से कम रखते हैं मैग्नीशिया। तो इम्पार्ट येलो कलर एंड प्रिवेंट श्रिंकेज से रोकता है। लाइम मैग्नीशिया श्रिंकेज से रोकता है, कम करता है। इन बाइंडिंग प्रिवेंट श्रिंकेज, इन बाइंडिंग इट केसेस द
clay to soften at slower rate than Dutch time. The reduce warping. In binding, it cases the clay to soften at slower rate than Dutch टाइम एंड रिड्यूस वार्पिंग। वार्पिंग को कम करता है और धीमे धीमे ठंडे होने में सहायता करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, डिके एंड ब्रिक एंड गिव येलोइश कलर। येलोइश कलर हो जाता है और डिके होने लगता है, ब्रिक में टूटने लगती है। तो लिक्विड लिमिट ऑफ द ब्रिक अर्थ कितनी होनी चाहिए, 25 से 38%। लिक्विड लिमिट 25 से 38% पानी में लिक्विड लिमिट होती है, ब्रिक की लिक्विड लिमिट होती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे आईपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 से 13%। हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ क्या क्या होते हैं, एक तो लाइमस्टोन और लैम्प होते हैं, ग्रेवल कंकर होता है, अल्कलीज होता है, ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेबल रूट्स वगैरह, और सल्फर। ये हार्मफुल कंटेंट है, सब्सटेंस हैं जो कि ब्रिक अर्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। एज पर द IS ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, बर्न्ड क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड इन 11 क्लासेस बेस्ड ऑन द their minimum average compressive strength. Burnt clay are classified in 11 classes based on their minimum average compressive strength according to the BIS। पूछा जा सकता है। Venn diagram of the manufacturing of the brick। सबसे पहले क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं, देन क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ। फिर अनसॉइलिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं और वेदरिंग करते हैं, और फिर ब्लेंडिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, नीडिंग करते हैं, फिर जा कर के उनका मोल्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर अनसॉइलिंग, जो ऊपर की मिट्टी हटा दी जाती है, नीचे की मिट्टी निकाली जाती है। डिगिंग, खुदाई की जाती है पर्याप्त गहराई तक, जितनी मिट्टी को एक बार में यूज करना है। वेदरिंग, उसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल करके छोड़ दिया जाता है ताकि अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करके हो जाए। फिर ब्लेंडिंग किया जाता है उसका, फिर उसकी टेम्परिंग करते हैं, फिर उसको नीडिंग, ब्लेंडिंग मतलब गूंथना, टेम्परिंग एक टाइप का उसको गोल गोल कर देना, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, BT UDW BTK। नीडिंग करते हैं और पगिंग करते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, टेम्परिंग, फिर मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग होता है, एक मशीन मोल्डिंग होता है, और मोल्डिंग के बाद फिर ड्राइंग होता है, नेचुरल ड्राइंग होता है, एक आर्टिफिशियल ड्राइंग होता है, फिर बर्निंग होता है, जो कि 4 टाइप का है, पजावा और क्लैंप, इंटरमीडिएट किल्म, सेमी कंटिन्यूस किल्म या कंटिन्यूस किल्म। अनसॉइलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ द 20 सेंटीमीटर अनसॉइलिंग होता है। थिक, the top layer of the earth which contains stone, the process of the removing 20 to 30 सेंटीमीटर थिक, 20 से 30 सेंटीमीटर की थिकनेस को हटाते हैं, उसको हम अनसॉइलिंग कहते हैं। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन स्टोन, कंकर, रूट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज टर्म्ड एज अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग के रूप में आता है, ठीक है। द डिगिंग
डिगिंग क्या होगा, तो डिगिंग में द प्रोसेस ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ द सॉइल मास, द प्रोसेस ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ द सॉइल मास आफ्टर अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग। द डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन। बारिश के पहले हमें डिगिंग करना चाहिए, नहीं तो हमारे गड्ढे में पानी भर जाएगा, ठीक है ना। वेदरिंग, वेदरिंग क्या कहलाता है, अंडर द ऑपरेशन, वेदरिंग अंडर दिस ऑपरेशन द एक्सपेक्टेड soil are is left in the exposed weather for some period due to which it could achieved a good plasticity। वेदरिंग किसके लिए की जाती है, प्लास्टिसिटी अचीव कराने के लिए की जाती है। जेई 2017 में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी जेई। ब्लेंडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, ब्लेंडिंग क्या होता है ध्यान से देखना। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट जो मिलाते हैं ऊपर से, विच इज नॉट प्रेजेंस इन सफिशियंट क्वांटिटी इन ब्रिक अर्थ एंड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। जैसे कि है, हम लोग गांव में जब अपने लिए बनाते थे तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा में जो रेत होती थी, बालू होती थी, सिल्का होती थी, उसमें मिट्टी में मिलाते थे। तो मिक्सिंग इंग्रेडिएंट विच इज नॉट अ प्रेजेंस इन सफिशियंट क्वांटिटी इन ब्रिक अर्थ एंड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, ठीक है, तो ब्लेंडिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ द ब्लेंडिंग शुड बी डन एट द टाइम ऑफ द वेदरिंग, जैसे वेदरिंग के लिए छोड़ा तभी हम उसमें ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग क्या होता है, अंडर दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज एडेड इन सॉइल मास एंड द होल मास इज नीडेड एज प्रेस्ड अंडर द फीट ऑफ मैन और कैटल एंड ऑब्टेन अ होमोजीनियस मास हैविंग यूनिफॉर्मली करेक्टर। अब जैसे हमने मीट चीज़ों को मिलाया लेकिन फिर अच्छे से मिलाना, उनको गूँथने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेम्परिंग कहलाती है, ठीक है। तो एक ब्लेंडिंग है और एक टेम्परिंग है, इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है तो याद रखना है। तो टेम्परिंग क्या है, जो हम फिर उसको गूँथते हैं, एक टाइप का अंडर द फीट ऑफ द मैन या और कैटल होमोजीनियस मास यूनिफॉर्म करेक्टर के लिए बनाने के लिए टेम्परिंग कहलाता है। नीडिंग और पगिंग क्या होता है, पग मिल इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ इट इज कॉल्ड पगिंग और नीडिंग। पग मिल इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ, फिर उसको जो मिट्टी है उसको और अच्छे से जो बनाने के लिए एक मिल का यूज किया जाता है, पग मिल कहलाता है। इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ इट इज कॉल्ड पगिंग और नीडिंग। इसमें जो प्रोसेस होती है वो पगिंग और नीडिंग कहलाती है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन द पग मिल, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पगिंग, पगिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर क्ले अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज कॉल्ड नीडिंग। जो हम उसमें चीज़ें मिलाते हैं उनको नीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द नीड है, किसी चीज़ की एक्स्ट्रा नीड है तो उसको नीडिंग, मिलाने पर उसको नीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वाटर क्ले एंड अदर इंग्रेडिएंट मेक ब्रिक इज कॉल्ड नीडिंग और द फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन पग मिल इज कॉल्ड पगिंग। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन पग मिल इज दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पगिंग। नीडिंग और पगिंग में क्या अंतर है ये यहाँ पे बताया गया। पग मिल इज यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड पगिंग और नीडिंग, ठीक है। पगिंग में टेम्परिंग की जाती है और नीडिंग में जो एक्स्ट्रा नीड होती है, एक टाइप का ये कोड वर्ड यूज करना है, नीड के लिए नीडिंग होता है। यहाँ पे हम नीड पग मिल को देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग आर्म होता है, एंटर होता है, सिलेंड्रिकल ये स्ट्रक्चर होता है, हॉरिजॉन्टल आर्म होते हैं, नाइफ टाइप के, इससे घूमते हुए जाती है मिट्टी और यहाँ पे एग्जिट हो जाती है। 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की हाइट का एक प्रोसेस होता है। 60 सेंटीमीटर ग्राउंड में धंसा हुआ होता है, ठीक है।
टिम्बर बेस होता है जिसका। मोल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस of giving a required shape and size of the brick earth in the form of the brick is called molding। ब्रिक को बना देना, उसके शेप को ढाल देना, मोल्डिंग कहलाता है, वो तो सबको पता है। इट इज़ टू टाइप, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में स्टील मोल्ड होता है, वुडन मोल्ड होता है। मेड ऑफ द स्टील शीट, स्टील शीट का स्ट्रक्चर बना होता है, फर्मा बना होता है। और वुडन मोल्ड में इट इज़ जनरली मेड ऑफ द शीशम, शीशम की लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। शार्प सरफेस एंड कॉर्नर आर अचीव्ड। इस स्टील मोल्ड जो होता है उससे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर वाला सरफेस प्राप्त होता है। कंपेयर टू स्टील मोल्ड इज लेस, मतलब उतना सरफेस शार्प नहीं होता है। पर डे ब्रिक मोल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, ब्रिक मोल्डिंग की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इट इज़ अ मोल्डिंग कैपेसिटी इज मोर। स्टील मोल्ड में पर डे ब्रिक मोल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, जबकि वुडन मोल्ड में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों पता नहीं। स्टील मोल्डेड ब्रिक आर गुड कंपेयर टू द वुडन मोल्डेड ब्रिक। स्टील मोल्डेड ब्रिक आर यूज इन फेसिंग वर्क, जो भी फेसिंग वर्क के लिए हमें ब्रिक बनानी होती है उसके लिए हम स्टील मोल्डेड ब्रिक को यूज करते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ द मोल्ड शुड बी 10% मोर, कितना ज़्यादा होना चाहिए? तो 10% मोर होना चाहिए देन द कंपेयर टू बर्न्ड ब्रिक, क्योंकि श्रिंक होती है ना फिर ब्रिक। तो मोल्ड का डायमीटर 10% ज़्यादा होना चाहिए देन द completely burned brick, it is approximately same as nominal size of the brick, same as nominal size brick। Key point, the brick which are extensively used for the basic refractory in furnace are called क्या? मैग्नेसाइट ब्रिक, जिसको हम रिफ्रैक्टरी फर्नेस में यूज करते हैं ब्रिक को, उसको मैग्नेसाइट ब्रिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS कोड 1077 से 1992, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक साइज क्या होता है? 23 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो या तो 230 mm या 100 mm बाई 70 mm मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर 23 बाई 11 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। बॉडी ब्रिक आर वेल बर्न्ड ब्रिक ऑक्यूपाइंग सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किल्न। बॉडी ब्रिक आर वेल बर्न्ड ब्रिक ऑक्यूपाइंग सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किल्न, सेंट्रल पोर्शन में मिलती है। सेंट्रल पोर्शन जो किल्न का होता है ना, वहाँ पे वेल बर्न्ड ब्रिक मिलती है हमको। साइज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स क्लासिफिकेशन, एक कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या यूजर, तीनों ही एक टाइप के ब्रिक का नाम है। उनकी यूजुअली साइज़ क्या होती है? इंच में देखेंगे तो 9 इंच बाई 4 इंटू 3 बाई 8 इंच, 2 इंटू 3 बाई 4 इंच। नॉमिनल साइज देखेंगे तो 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच, ठीक है। इसका सेंटीमीटर में जो साइज होता है कन्वेंशनल का 23 बाई 11.4 बाई 7.6 सेंटीमीटर, जबकि स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड में आपको पता होना चाहिए एस का नंबर क्या होता है? 19 होता है, अल्फ़ाबेट का नंबर। तो स्टैंडर्ड में 19 से स्टार्ट होगा, 19 बाई 9 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर या नॉर्मल SMN, तीनों में से कोई भी हो।
उनकी यूजुअल साइज़ ये होती है 19 बाई 9 जबकि इसी में 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो नॉमिनल साइज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सीमेंट के साथ सीमेंट पेस्ट जो कवर होता है ना उसके साथ ले लिया जाता है। 20 बाई 10 सेंटीमीटर। वेट ऑफ द मॉडुलर ब्रिक इज 3 kg होता है। फ्रॉग क्या कहलाता है? यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीएससी जेई, कई सारे जेई में पूछा गया है। इट इज़ अ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक मेड बाय द स्टॉक बोर्ड। फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज केप्ट ऑन द टॉप while construction construction a wall so that the mortar is filled properly। टॉप फेस रखते हैं इसका फ्रॉग का ताकि इसमें प्रॉपरली मोटर फिल हो सके। बाइंडिंग एंड शियर strength of the wall are increased by due to the frog। Object of the frog is forming a key between two course of the brick wall। फ्रॉग होता है। फ्रॉग की साइज पूछी गई थी कहीं पे, वो साइज क्या होती है कमेंट कीजिए, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रही है, गलत मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। इसकी साइज बतानी है। एक्स, वाई और जेड क्या साइज होती है बताइए, कोई बता पाए तो। स्टैक बोर्ड, इट इज यूज फॉर द मेकिंग फ्रॉग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। स्टैक बोर्ड होता है। स्ट्राइक क्या होता है? इट इज यूज टू रिमूविंग एक्सेसिव सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मोल्ड। दीज आर 2 टाइप, वायर स्ट्राइक, वुडन स्ट्राइक। एक वायर स्ट्राइक होता है, एक वुडन स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक जो एक्सेसिव सॉइल को हटाता है, जैसे मोल्ड में हमने खूब सारी मिट्टी भर दी, जो एक्स्ट्रा होगी उसको एक इसके द्वारा वायर के द्वारा कट करके साफ करके यहाँ से यहाँ अलग कर दिया जाएगा। पैलेट बोर्ड क्या कहलाता है? तो इट इज यूज टू कैरी अ मोल्डेड ब्रिक फॉर ड्राइंग के लिए जिस पर रखा जाता है उसको पैलेट बोर्ड कहते हैं। फ्रॉक क्या है? देखो ये फ्रॉक का साइज आ गया यहाँ पे, सही है। 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 और 2 सेंटीमीटर का डेप्रिसिएशन। ये हमारा 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर और 2 या 1 सेंटीमीटर का डेप्रिसिएशन वाला एक गड्ढा। ठीक है, तो ये फ्रॉक साइज है, ये पूछी गई है। देखो DPCCL जेई में पूछी गई है। स्टॉक बोर्ड की साइज़ क्या होती है? तो स्टॉक बोर्ड की साइज जो डिप्रिसिएशन ये बन रहा है, ये बन रहा है किस में? उस ब्रिक में 19 बाई 9 तो इसके ऊपर जो साइज स्टॉक बोर्ड जो बनाता है इसको गड्ढा, उसका क्या साइज होता है? उसका होता है 21 बाई 10 बाई 6। यहाँ पे भी 19 बाई 9 होता है ना, तो इसका हो जाता है 21 बाई 10 बाई 6 इंटरनल, मतलब उसकी डेप्थ 6 सेंटीमीटर टू मेक अ फ्रॉग बनाने के लिए। पैलेट बोर्ड क्या होता है? वो 30 सेंटीमीटर बाई 12 बाई 1 सेंटीमीटर डेप्थ की होती है। 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर इसकी, नहीं ये लेंथ होनी चाहिए। 9 दूनी 18, 9 30 27, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये रखेंगे तो क्या आएगा फिर? कुछ कम नहीं है। यहाँ पे 19 सेंटीमीटर तो वैसे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तो 30 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का डेप्थ तो मान सकते हैं।
लेकिन पैलेट बोर्ड की विथ एटलीस्ट एक ब्रिक की लेंथ के बराबर तो होनी चाहिए ना। देखना पड़ेगा ये सही है गलत है। आगे देखते हैं द की पॉइंट। सेकेंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड बाय द हिडन मैसनरी वर्क। जहाँ पे भी हम हिडन मैसनरी वर्क करते हैं, दिखता नहीं है जहाँ पे जो मैसनरी वर्क, वहाँ पे हम सेकेंड क्लास ब्रिक को यूज कर सकते हैं। फॉर जनरल स्पेसिफिकेशन the general specification of the first class building mentioned below are associated to shall be the first class burnt brick work in lime or cement mortar 1/6. The general specification of the first class building mentioned below are associated to shall be a, अगर फर्स्ट क्लास की जो हम ब्रिक वर्क यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो लाइम मोटार जो मोटार होगा, लाइम और सीमेंट का मोटार होगा 1/6 का यूज करते हैं। The type of special mortar are used for setting refractory bricks in furnace lining where the temperature is too high for the ordinary mortar. सॉरी, ये क्या बोल रहा था? जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशन बिलो आर एसोसिएटेड टू सेल बी द फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट इज 1/6। इसको क्या कहाँ पे यूज होता है? ये सुपर स्ट्रक्चर में यूज होता है, जबकि सब स्ट्रक्चर में 1/8 तक चला जाता है और मतलब लो क्वालिटी हो जाती है। द टाइप ऑफ द स्पेशल मोटार आर यूज्ड फॉर द सेटिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन फर्नेस लाइनिंग वेयर द टेम्परेचर इज टू हाई फॉर ऑर्डिनरी मोटार। उसको क्या बोलते हैं? फायर शील्डिंग मोटार। फायर शील्डिंग मोटार और ये सुपर स्ट्रक्चर में यूज होता है 1/6। अगर सेकेंड क्लास को हम यूज करते हैं तो हिडन मैसनरी के लिए यूज करते हैं। ड्राइंग क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ द ड्राइंग इज टू द रिमूव ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द कंट्रोल फॉर द सिंकेज एंड सेफ फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। ग्रीन ब्रिक कंटेन 7 to 30% moisture depending upon the method of the manufacture। ग्रीन ब्रिक अगर हम लेते हैं तो उसमें 7 से 30% तक का मॉइस्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ द मॉइस्चर ऑफ मैन्युफैक्चर। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज फॉलो 2 टाइप। एक होता है नेचुरल ड्राइंग, एक होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया, नॉट इन डायरेक्ट इन सनलाइट। नंबर ऑफ द ब्रिक should be greater than 7 to 8 in hollow. Number of brick course 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हम लाइन बनाते जाए ना, तो ब्रिक कोर्स कितने होने चाहिए? ओह माय गॉड, आई वाज वैक्ट। प्रोसेसिंग तो ये हमारे इतने 8 कोर्स मतलब 8 कोर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7-8 कोर्स से नहीं होने चाहिए। हॉलो कंडीशन में बनाते जा रहे हैं। जैसे एक होते हैं, एक ऐसे रखे, फिर एक ऐसे रखे, फिर एक ऐसे रखे, फिर एक ऐसे रखी हुई चीज़ें हैं और ऐसी रखी हुई हैं, ठीक है। तो 8 गद्दों से ज़्यादा नहीं, गद्दे बोले जाते हैं लोकल लैंग्वेज में। 8 कोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 से 8 कोर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई कितना? 3 to 7 दिन, 7 दिन तक सूखता है, डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। आर्टिफिशियल ड्राइंग दिस मेथड इज यूज फॉर द रेनी सीजन एंड मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल। इन दिस मेथड किल्न आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ब्रिक
स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक इज 15 to 25। स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक 15 से 25, 24 घंटे तक सन निकलता है, तो एक एक्स्ट्रा दे के जाता है वो अपना घंटा। तो 24 घंटे से यहाँ पे सन को हम देख सकते हैं, सॉरी 24 घंटे में निकलता है एक बार, लौटता है। तो उसी तरह 25 घंटे में 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। 7 दिन तक सुखाते हैं। अगर एक एवरेज कहें तो कम ही होता है, 21 हो जाता है। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन सन ड्राई विथ 3 to 4%, 3 से 4%। लेकिन यहीं पे हम देखे थे ना 15 से 30% किस में होता है, 25 से 38%, सॉरी। लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ कितनी होती है, 25 से 38% होती है। प्लास्टिसिटी होती है 7 से 13% फॉर द ब्रिक अर्थ। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक कितनी होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 60,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में हम बिछा दें अपनी ब्रिक को, शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, 6,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 2,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ब्रिक क्या होता है, तो स्टेप्स यूज फॉर द बाइंडिंग ऑफ ब्रिक। पहले लोडिंग किया जाता है, फिर प्री हीटिंग किया जाता है, फिर बाइंडिंग किया जाता है, फिर कूलिंग किया जाता है, फिर उसको अनलोडिंग किया जाता है। बाइंडिंग ऑफ द ब्रिक 2 टाइप से होता है, एक किल्म, एक पजावा। पजामा में नो कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर, बाइंडिंग एट 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीने लग जाते हैं। आधा साल केवल पजावे में ही निकल गया है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन लेस देन 50%। आधी ईंटें आधी ईंटें ही अच्छी होती हैं। इंटरमीडिएट किल्न क्या होता है, डाउन ड्रॉथ, एक अप ड्रॉथ होता है। तो इलाहाबादी किल्न इंटरमीडिएट किल्न का एग्जाम्पल है। कंट्रोल एट द टेम्परेचर होता है, 1 टाइम लोडिंग एंड 1 टाइम अनलोडिंग। एक बार में भरा जाता है, एक बार में अनलोड किया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर ऑप्टेन 60 to 70%, 60 से 70% होता है। ठीक है। 20% का ही इंक्रीमेंट हुआ है। 50 से 75%, 50 to 75,000 ब्रिक आर बर्न एट द टाइम। एक बार में इतनी बार ब्रिक्स आर बर्न की जा सकती हैं। सेमी कंटिन्यूस किल्न में क्या होता है, बुल ट्रेंच किल्न कंट्रोल एट टेम्परेचर, लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस इज डन साइमल्टेनियसली। बुल ट्रेंच किल्न। इसका रोटेशन ऑफ करते हैं, थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो हिल जाता है। सेमी कंटिन्यूस किल्न में क्या है, बुल ट्रेंच किल्न है। कंट्रोल एंड टेम्परेचर, लोडिंग एंड अनलोडिंग। सेमी कंटिन्यूस क्या होता है, बुल ट्रेंच। आपने देखा होगा कोलू का बैल। वो घूमता रहता है गोल गोल, और यहाँ से प्रोडक्ट
डालते निकालते रहते हैं, सेमी कंटिन्यूस होता है एक टाइप का, ठीक है। कंट्रोल एट द टेम्परेचर, लोडिंग एंड अनलोडिंग आर प्रोसेस इज डन साइमल्टेनियसली। क्लोज्ड इन रेनी सीजन, साइज ऑफ ट्रेंचेस 60 by 6 by 2 मीटर, साइड 60 मीटर बाई 6 मीटर बाई 2.5 मीटर। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर ऑप्टेन स्टार्ट 70 to 80%। कंटिन्यूस फिल्म हॉपमैन किल, हॉपमैन्स कंटिन्यूस, हमेशा आशावादी रहो। हॉपमैन, यहाँ पे हॉपमैन पढ़ेंगे हम। हॉपमैन्स किल वर्क इन ऑल सीजन, हमेशा हमेशा काम करता है। 80 to 90% हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होती है इससे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ द ब्रिक इन किलिंग इज 24 आवर एंड ओनली 12 days आर रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग ऑफ द ब्रिक। 24 घंटे तो जलने में लगते हैं, उसके आधे दिन मतलब इसके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आधे दिन के बराबर, घंटों के आधे दिनों के बराबर, आधे घंटों के दिनों के बराबर 12 डेज, सीधी बात है, याद रखेंगे। फॉर रिक्वायर्ड कूलिंग ब्रिक। स्टेज ऑफ द बर्निंग जोन, क्या कौन सा जोन होता है? तो पहले होता है डिहाइड्रेशन 400 से 650 डिग्री पर, फिर होता है ऑक्सीडेशन जो कि 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, फिर होता है विट्रिफिकेशन 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? जो चीज़ें होती हैं ना वो चिपकती हैं, एक टाइप से सीमेंटेशन होता है, पिघलती हैं। विट्रिफिकेशन 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नो 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 नो, मैंने पी नहीं है। 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो विट्रिफिकेशन को याद रखना, पूछ सकता है कितने डिग्री पे होता है। जेई KPSC जेई में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस किल में है, यहाँ पे इसका एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इसमें डैम्पर है, बीच में आयरन शटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से एंट्री होती है, एग्जिट होता है। यहाँ से एक बार बंद हो जाता है तो इसको, जब पहला ये चैम्बर भर जाता है तो इसको जला दिया जाता है, फिर दूसरा चैम्बर भर के दूसरे को जलाया जाता है, तीसरा चैम्बर तीसरे को जलाया, चौथे चैम्बर चौथे को जलाया जाता है, पाँचवा, ऐसे कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। 12 चैम्बर इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे ही 12वां चैम्बर भर जाता है तो फिर ये पहला चैम्बर खोल दिया जाता है, क्योंकि ये ठंडा हो गया होगा। जिस हिसाब से हम देखेंगे तो 12 दिन चाहिए होते हैं ठंडे होने के लिए। तो ये 12वें नंबर पे जैसे हम भरेंगे, एक दिन के लिए ये जलेगा, ठीक है। तो 12वें दिन के बाद यहाँ पे ठंडा होने लगेगा, ठंडा हो गया होगा तो इसको खोल करके अनलोडिंग कर देंगे। तो लोडिंग अनलोडिंग दोनों साथ साथ होती रहती है, ठीक है ना, कंटिन्यूस वर्क होता रहता है। इसलिए इसमें 12 चैम्बर दिए गए हैं, कम से कम 12 दिनों में ये ठंडे होते हैं ना। एक क्लोजर गेट वगैरह कुछ ना कुछ दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक कितने टाइप का होता है? एक फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, एक सेकंड क्लास ब्रिक होता है, एक थर्ड क्लास ब्रिक होता है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ भी होता है लेकिन इसमें काउंटेबल है नहीं, हाँ है। फोर्थ क्लास ब्रिक 4 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज 4 टाइप की ब्रिक होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सो नॉट बी लेस देन 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द आफ्टर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स सो नॉट बी ग्रेटर देन 20%। यही अगर पत्थर होता 24 घंटे के बाद 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप वाटर स्ट्रक्चर कर रहे हैं, यूज बना रहे हैं, तो 5% से ज़्यादा नहीं। आपको दिखाएं, एक मिनट, ये देखो जादू, पिछले कल परसों पढ़े थे ना हम लोग।
वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो 5% से ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे 10% से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होता है, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा इसका इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। वेट कितना हो चाहिए, 2.75 से लेकर 3 kg, 3 kg का एवरेज वेट होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड। हार्डनेस, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन द स्क्रैच इज मेड बाय द फिंगर नेल। डीप रेड एंड चेरी रेड, और फिंगर नेल से कोई भी इम्प्रेशन नहीं, मार्क नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एफ्लुएसेंस। Surface should be smooth and rectangular with the parallel sharp straight edge and square corner. A metal sound should come when two bricks are struck against each other. When a horizontal brick is kept on a vertical brick and fall from 1.5 meter height, the horizontal brick should not be break. When a horizontal brick is kept on a vertical brick and fall from 1.5 meter height, the horizontal bricks should not be break. ऐसा बोल रहा है क्या? इस बने हुए स्ट्रक्चर की हाइट 5 मीटर होनी चाहिए। सो नॉट ब्रेक, या फिर इस पर 1.5 मीटर से एक ब्रिक गिरानी चाहिए। जो भी हो, याद रखना है। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या है, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम न्यूटन में बोलेंगे तो ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सही है ना? कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं हम, बताना कोई भी। 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज आल्सो देखो सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या था, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 22%, और कलर लाइट रेड होना चाहिए। द इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच बाय द फिंगर नेल। डुअल साउंड फॉर्म इज टू ब्रिक आर स्ट्रक्ट। यहाँ पे हम नेल से स्क्रैच करेंगे तो मार्क बन जाएगा। हाँ, थर्ड क्लास ब्रिक में क्या होगा, इट इज आल्सो नोन एज द अंडरवर्ल्ड ब्रिक। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 25%, 25% से कम होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम कंप्रेशन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कलर येलोइश होता है, इसका रेड चेरी था, इसमें लाइट रेड हो गया है। पूछेगा लाइट रेड किसका होता है, तो सेकंड का होता है, ना कि फर्स्ट का, और थर्ड का होता है येलोइश कलर। फोर्थ क्लास या झामा ब्रिक क्या होती है, ड्यू टू द ओवरबर्न शेप एंड साइज आर चेंज्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
इसकी कितनी होती है 300 किलोग्राम से लेकर 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक इसकी स्ट्रेंथ चली जाती है। सॉरी, हाँ, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन 8 से 10% होता है, सबसे कम होता है इसमें। लेकिन ये शेप इनका बिगड़ा हुआ आता है तो ये यूज करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? सोलिंग कोट ऑन रोड एंड फाउंडेशन में यूज किया जा सकता है। डार्क ब्लू कलर की भी होती है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। नोट, अकॉर्डिंग टू IS कोड, ब्रिक हैविंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर शुड नॉट बी यूज्ड। जिसकी 35 से कम होती है उसको यूज नहीं करेंगे, जो कि चौथे क्लास की ब्रिक है। ना 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 ना, वो 35 kg में बोला है तो थर्ड क्लास की ब्रिक से जिसकी स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे IS कोड के अनुसार। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड IS 1071 1971 71 डुअल 71 ग्रेड कितना होता है? AA है ना, तो डुअल 71, यहाँ पे AA भी है। इन चीज़ों से रिलेट करना है, थोड़ा याद बनी रहे उसके लिए। तो ग्रेड AA होता है तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? सो नॉट बी लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए के लिए 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इस 5 में से एक घटाना है और एक आगे खिसकाना है। 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड बी के लिए 70 से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड सी के लिए 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्लास 35 के लिए एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका तो सेम है, बस 10 से मल्टीप्लाई करके। जबकि 400 में 300 हो जाएगा और 250 में 250 है, सेम है। 20 का फिर 20 सेम है। ये कैसा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है भाई? बुक रीडिंग कर रहे हैं, सर गया था तो नहीं है। खैर, किसी को अगर पता हो तो कमेंट कर सकता है कि ये गलत है या सही है, मैं तो याद रखूँगा। लेकिन 40 के लिए 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 40 के लिए। 25 के लिए 250, 20 के लिए 220, 70.5 किलो मल्टीप्लाई बाई 10 होता जा रहा है तो हमें लगता है इस पर भी 10 होगा। 400 होना चाहिए यहाँ पे। 5 किलो 35 किलो, ठीक है, वो गलत नहीं है, ये 4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 35। या फिर यहाँ पे ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है प्रिंटिंग या टाइपिंग में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 30 होगा। 30 के लिए 300। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, एक होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक। दिस ब्रिक आर कैपेबल ऑफ द रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर। कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड विथआउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग। यहीं तक तो जाता है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना, कौन सा होता है? विट्रिफिकेशन। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस किल्न को गर्म किया जाएगा ना, तो उसके लिए वो इतनी होनी चाहिए, 1200 से ज़्यादा की उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रिफ्रैक्टरीनेस होनी चाहिए ब्रिक की, विथआउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग। Lime quantity kept less so that the brick burnt at a high temperature 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लाइम क्वांटिटी को कम करेंगे तो 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें उसको जलाना पड़ेगा अच्छे से। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32.5 MPa न्यूटन पर mm।
mm² या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन 4 to 10%, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे 20% होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिवनेस के लिए 10%, पत्थर के बराबर। जल्दी नहीं। कलर वाइटिश येलो और लाइट ब्राउन, वाइटिश येलो और लाइट ब्राउन। फाइनेस लाइनिंग हॉलो टाइल्स CTC के लिए यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिवनेस या फायर रेजिस्टेंस ब्रिक को, रिफ्रैक्टिवनेस ब्रिक आर फॉलोइंग 3 टाइप: एसिड रिफ्रैक्टिवनेस, बेसिक रिफ्रैक्टिवनेस एंड मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिवनेस। तो एसिड में क्या होता है? इंग्रेडिएंट 95 से 97% सिल्का होता है इसमें एसिड रिफ्रैक्टिवनेस के लिए, 1 से 2% लाइन। यूज वेयर एसिड स्लैग आर फॉर्म्ड। बेसिक रिफ्रैक्टिवनेस में क्या होता है? these are used where basic slag are made. These are two type। एक तो होता है मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिवनेस, इसमें 70% मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO प्लस 30% सिलिका एल्यूमिना होता है। जबकि दूसरी होती है डोलोमाइट रिफ्रैक्टिवनेस। इन दीज ब्रिक इज कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशिया कॉम्बिनेशन CaMgCO3 का होल ट्वाइस आर यूज्ड एज अ रॉ मिनरल। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड एज अ रॉ मिनरल in shaft and rotary kiln, which are used for production of the lime and cement। जहाँ पे लाइम और सीमेंट का यूज किया जाता है वहाँ पे डोलोमाइट रिफ्रैक्टिवनेस लगाई जाती है। एक होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिवनेस ब्रिक। इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ब्रिक आर बॉक्साइट। न्यूट्रल कहाँ पे होता है इंसान? जहाँ पे बॉक्सन होती है, बॉक्सिंग बॉक्साइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। in use where acidic and basic slag are made। एसिडिक एंड बेसिक स्लैग आर यूज, दोनों जगह कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। हॉलो ब्रिक क्या होती है? अकॉर्डिंग टू 3952 3952 हॉलो ब्रिक होती है। अकॉर्डिंग टू हॉलो ब्रिक क्या होती है? IS कोड 3952 के अनुसार हॉलो ब्रिक में जो 50% से ज़्यादा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% एरिया हॉलो ऑफ टोटल एरिया। हॉलो का जो एरिया होता है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल प्लान एरिया का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंस वॉल। हीट रेजिस्टेंस वॉल परफोरेटेड ब्रिक जो होता है इसमें 2 और टाइम 2। टोटल होलो एरिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 to 40%। हॉलो में 50% से ज़्यादा नहीं। 2 ही होल होते हैं हॉलो में, जैसे हम देखेंगे ना ब्रिक को, 1 होल और 2 होल। ठीक है। हॉलो 50% से ज़्यादा नहीं, 50-50।
परफोरेटेड में कई सारे हैं, 2 2 2 2 4 बार वो आए हैं ना बोबल्स, तो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल प्लान एरिया। यूज कन्वर्टिंग वॉल साउंड प्रूफ एंड हीट इंसुलेशन वॉल कंस्ट्रक्शन। साउंड प्रूफ बनाने के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए जो वॉल बनाई जाती है उसमें यूज किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm², अर्थात 700 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%, 15% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता हो। वैसे तो 22-23% होता है, लेकिन कम रखेंगे इसमें। एफ्लुएंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% और वार्पेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3%। 15, 10, 3। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm²। ओवरबर्न ब्रिक होती है। इन ओवरबर्न ब्रिक a soft molten mass is produced and brick lose their shape चेंज हो जाता है उसका। अंडरबर्न ब्रिक क्या होती है? when a brick are not burned to case complete vitrification, the clay is not softened because of the insufficient heat and the pores are not closed. These bricks have higher degree of the water absorption, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्ब करती है, एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, ना के बराबर होती है। सैम्पल ब्रिक ऑफ द वेरियस ब्रिक, सैम्पल रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस ब्रिक टेस्ट, कई सारे ब्रिक टेस्ट किए जाते हैं तो उनके लिए ये सैम्पलेशन। सैम्पल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट देखेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम यूज करते हैं उसके लिए 3400 पार्ट यूज करते हैं। इसमें नंबर ऑफ द सैंपल 6 लिए जाते हैं, जबकि बाटा एब्जॉर्प्शन के अनुसार 3995 का पार्ट सेकंड। पहले कंप्रेसिव देखेंगे, फिर पानी में डुबो कर, फिर उसमें एप्लुसेंस ला करके घंटों देर तक पानी में डुबोएंगे, निकालेंगे तो उसमें एप्लुसेंस आएगा। फिर उसका बारपेज टेस्ट करेंगे सही साइज का है कि नहीं, फिर उसका डायमेंशन टेस्ट करेंगे। तो ये कोड एक ही होता है, IS कोड एक ही होता है, उसके पार्ट होते हैं 1 2 3 4, बारपेज तक जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, चौथा टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं, चौथा टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं। बारपेज ये खुद ही लिख जा रहा है अपने आप में बारपेज। डायमेंशन टेस्ट 1077, कोड नंबर ऑफ द सैंपल 20। डायमेंशन टेस्ट में सैंपल कितने होते हैं? 20 काउंट किए जाते हैं। 1077 एक साथ लाते हैं 20, एक साथ 20। और इसमें जो नंबर ऑफ द कंप्रेशन के लिए 6, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए घटा दो 5, और एफ्लुएंस के लिए एक ही ईंट से काम पता चल सकता है, इसमें लिखा नहीं है। बारपेज टेस्ट के लिए 10, डायमेंशन के लिए 20। ओके, 6, 5, 10, 20। एब्जॉर्प्शन की पॉइंट, लेमिनेशन are cased in brick by entrapped air and void of clay. Lamination are cased इस कारण से in brick by entrapped air and void of clay लेमिनेशन कहलाता है। हम लोग सोचेंगे कि लेमिनेशन कवर करना होता है, लेकिन नहीं, entrap of the air and void of clay withstand high temperature. Clay is
is comparatively finer and past better adhesive and cohesive properties. फाइन होती है और उसके पास एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है. Refractoriness brick are specially manufactured to withstand high temperature. The most important purpose of the frog in a brick is to form keyed joint between brick and mortar. ये भी सबको पता है. अभी तो क्या करते जा रहे हैं, जैसे हम सेकंड रिवीजन करेंगे उसमें से जो हमारा एडिशनल हमने मार्क किया है, जो जनरल सबको पता होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको रीमार्क करेंगे, जो एडिशनल होगा अनमार्क करेंगे. टेस्ट ऑफ द ब्रिक डायमेंशन टेस्ट 1077. एक साथ 20 ब्रिक को लाना, साथ 20 ब्रिक. इसमें ये मेजरमेंट ऑफ द लेंथ में लगा के रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ द ब्रिक में विड्थ के अकॉर्डिंग रखते हैं, और मेजरमेंट ऑफ द हाइट के अकॉर्डिंग रखते हैं. फॉर द मॉड्यूलर साइज ब्रिक 20 ब्रिक के लिए लेंथ जो होती है ना, वो डायमेंशन 380, वैसे 19 होता है, 19 दूनी 38 होता ही है, तो 380 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर होना चाहिए टॉलरेंस, सॉरी सेंटीमीटर, 80 mm का टॉलरेंस होना चाहिए, अर्थात 8 सेंटीमीटर का टॉलरेंस. जबकि विथ होता है तो वो हम उसको देखेंगे 9 दूनी 18, 180 होता है विथ. उसमें 80 का था, इसमें 4 सेंटीमीटर का टॉलरेंस रखते हैं प्लस माइनस. आपकी हाइट में भी 180 होता है तो प्लस माइनस का 4 रखेंगे, लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर की हाइट है तो फिर उसको 80 होता है, 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर, इसमें प्लस माइनस 2 करेंगे, 2 सेंटीमीटर या 20 mm, जो भी आपको वर्डिंग सही लगे वो बोल सकते हैं. वारपेज टेस्ट, इसके लिए जो हम IS कोड यूज करते हैं 3495, 3495. पार्ट 4. वारपेज ऑफ ब्रिक मेजर्ड विथ हाफ ऑफ फ्लैट स्टील. फ्लैट स्टील होती है इसका हाफ. वारपेज ऑफ ब्रिक इज मेजर्ड विथ हाफ ऑफ अ फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस. मेजरिंग रूलर graduated in 0.5 division एंड वेज ऑफ द स्टील क्या होता है 16/15/15, 60/15/15. 0.5 का डिवीजन होता है, ये लेंथ होती है, इसकी हाइट होती है और विड्थ होती है, लेकिन इसमें 0.5 का mm का डिवीजन वाला एक स्केल बना होता है. इस पर वारपेज टेस्ट पता किया जाता है. एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है, तो 3495 के अकॉर्डिंग 3495 का वारपेज तो चौथा हो गया. ये एफ्लोरेंस कौन सा होता है, तीसरा. वारपेज में ही चीज़ें बदली हैं, बाकी सब तीसरा दूसरा. कंप्रेसिव पहला, दूसरा हो जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 3495, 3495, 3495. Part 4. Aim to find out the alkali matter of the soluble salts presence in bricks. क्या एम होता है एल्कली मैटर ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स प्रेजेंस इन द ब्रिक की बारे में जानकारी पता लगाना. एप्लीकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द वाइट पैचेज ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक. वाइट पैचेज आ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक. डेप्थ ऑफ द वाटर इन कंटेनर इज 25 mm. 25 mm तक हम इसमें कंटेनर में पानी रखते हैं.
परसेंटेज ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द वाइट पैचेस, अगर 0% है तो नील है, और अगर 0 से 10% है तो स्लाइट है, लाइट एफ्लुएंस है 10% तक, और 10 से 50% है तो मॉडरेट, 50 से ज़्यादा है तो हैवी, 50 से ज़्यादा है बट वाइट पैचेज डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म, केवल वाइट पैचेज दिख रहे हैं लेकिन पाउडर फॉर्म में बाहर निकल के नहीं आ रहे, तो हैवी या सीवियर होंगे ये। लेकिन अगर ये पाउडर फॉर्म में बाहर निकल के आ रहे हैं तो सीरियस है, सीवियर है और एक सीरियस है। द एफ्लुएंस टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट, मॉडरेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट मतलब 50% से ज़्यादा, 10 से 50% से ज़्यादा बीच में होना चाहिए। टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट 10 से 50% फॉर द क्लास ऑफ द 12.5, 10.5 एंड नॉट मोर देन स्लाइट 0 से लेकर 10% के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए फॉर द हायर क्लास, पूछा जाता है ये टॉपिक, ये पढ़ा है मैंने बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। ब्रिक शुड बी आर रिजेक्टेड, मतलब देख सकते हैं आप, ब्रिक शुड बी आर रिजेक्टेड इफ वाइट पाउडर अवेलेबल ऑन द ब्रिक सरफेस इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया। सीरियस कंडीशन में कौन ही करेगा। एक्सेप्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या क्या होता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए देखते हैं, द टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय कंप्रेशन टेस्ट मशीन, द रेट ऑफ द लोडिंग इज 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, proportion of mortar to fill the frog is 1/3, 1/3 से मोटार को फिल कर देते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ द मोटर 1/3। वाटर एब्जॉर्प्शन रूट टेस्ट कौन सा होता है, तो इसमें 3495 का पार्ट सेकेंड होता है, जबकि 3495 का पार्ट 1 होता है वाटर, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और टू वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या पता करना, फाइंड आउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द पोर्स इन द ब्रिक्स, पोर्स के बारे में जानकारी पता करते हैं। इसमें क्या होता है, W2 - W1/W1 × 100, तो ये वाटर कंटेंट की जानकारी बताता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज। और W2 क्या होता है, वेट ऑफ द W1 क्या होता है, वेट ऑफ द ओवन ड्राई, 105 से लेके ±5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रिक की वेट। और W2 क्या होता है, वेट ऑफ द ब्रिक आफ्टर द इमर्जन इन वाटर फॉर 24 आवर्स के लिए, ठीक है। इफ़ W इज लेस देन 7%, if W is less than 7%, if W is less than 7%, then brick is high resistance to damage by freezing, हाई रेजिस्टिव है वो, ठीक है। फील्ड टेस्ट फॉर द ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ के लिए फील्ड टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट, डिफॉर्मेशन एंड सिंकरेज टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, टेस्टिंग नेचर ऑन सॉइल ग्राउंड, स्ट्रेंथ टेस्ट, टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स अंडरबर्न्ड, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स अंडरबर्न होना क्या होता है, केस ड्यू टू द इनसफिशिएंट हीट एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड, ओवरबर्न होने पे इट ओकर ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई हीट नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क,
Lime bursting problem, a common defect of the bricks tiles या tiles which is caused by the hydration of quick lime particles. By mixing common salt in black cotton soil, lime bursting can be prevented. By mixing common salt in black cotton soil, lime bursting can be prevented. 5% sodium chloride is sufficient. 0.5%, आधा परसेंट sodium chloride is sufficient. Put all the brick in water just after they removed from the kiln. This process is called docking. एप्लुसेंस के लिए देखते हैं तो प्रेजेंस ऑफ द ड्राइंग ग्रे और वाइट पाउडर पैचेज ऑन द brick surface is known as the efflorescence. The defect is caused because of the alkali's presence in the bricks. चप्स क्या होता है? The deformation of the shape of the brick caused by the rainwater falling on hot brick is known as चप्स. डिफॉर्मेशन किसके द्वारा? जब जैसे ही हमने पजामा हमारा ठंडा नहीं हुआ, ब्रिक रेन वाटर गिर गया है उसके ऊपर, तो फिर जो उस पर जो मार्क आ जाते हैं उनको चप्स कहते हैं. डिफॉर्मेशन हो जाता है उसको चप्स कहते हैं. ब्लिस्टर क्या होता है? द ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली cased on the surface of sewer pipes and drain tiles due to air imprisoned during their molding. उसमें एयर फंसी रह जाती है. तो ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली cased on the surface of the sewer pipes and drain tile. किस में होती है? तो सीवर पाइप और ड्रेन टाइल्स में होता है. ड्यू टू किस वजह से? क्योंकि उसमें इम्प्रिज्ड ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग. लेमिनेशन क्या होता है? तो लेमिनेशन इट इज़ द थिन लेमिना प्रोड्यूस्ड ऑन द ब्रिक फेसेस. किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? एंट्रैप्ड एयर इन द क्लेवॉइड में एयर इंट्रैप हो जाती है, इस वजह से लेमिनेशन बनता है. थिन लेमिना प्रोड्यूस ऑन द ब्रिक फेसेस. लेमिना. ब्लॉटिंग क्या होता है? तो द डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड अ स्पंजी swollen mass over the surface of the burnt brick. It is a case due to the presence of the excess carbonaceous matter and sulfur in brick clay. कार्बोनेशियस मैटर ज़्यादा था या सल्फर था उसमें ब्रिक क्ले में, तो वो स्पंजी और एक्सेस ओवर मास शो होने लगता है ब्रिक फेस पर. चेक्स और क्रैक क्या होते हैं? क्रैक्स. दिस डिफेक्ट में बी अ बिकॉज ऑफ लंप ऑफ लाइम एक्सेस ऑफ वाटर. लंप ऑफ लाइम की वजह से या फिर एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से होने लगता है. ब्लैक कोर क्या होता है? इफ बिटुमिनस मैटर और कार्बन इज प्रेजेंस इन ब्रिक अर्थ, then they are not completely removed by the oxidation. The brick result in black core. Bituminous matter, carbon. Bituminous matter or carbon presence in brick earth. They are not completely removed by the oxidation. The brick result in black core. Prime case of the black core is improper burning. इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से ब्लैक कोर होता है. स्पॉट्स
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयरन सल्फाइड इन ब्रिकर्स द डार्क स्पॉट रिमेन ऑन द ब्रिक सरफेस अनसूटेबल फॉर द एक्सपोज्ड मैसनरी वर्क। ब्रिक स्पेलिंग क्या होता है? इट इज़ द इरेगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक अवे और फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस। इरेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक अवे और फॉल ऑफ द सरफेस। हीटिंग किसकी वजह से होता है? हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक, पानी के अंदर गर्म होने की वजह से होता है। जैसे कुछ रह गया थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तो उसकी वजह से हो जाता है ब्रिक स्पेलिंग, बह जाता है, गिर जाना। IS कोड 3102 क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक्स। IS कोड 3102। IS कोड 3102 हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले जो होती है, इसी को ही सही है भाई। हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले जो होती है IS कोड 2180 के अकॉर्डिंग, दीज आर सिमिलर टू बर्न्ड क्ले ब्रिक एंड ऑफ द सेम साइज विथ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक। बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक जो होती है उसके लिए IS कोड होता है 3585। पेविंग 35 से 85, 3585 IS कोड 3585। These are used in driveway and for land spacing, landscaping, parks and gardens. Compressive strength should not be less than 14%. तो बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक होती है 3585। These are used in the driveway for the landscaping, park and garden के लिए। Compressive strength should not be less than 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द स्ट्रक्चर वाटर स्ट्रक्चर की तरह, ठीक ना। सॉइलिंग ब्रिक कौन सी होती है? तो सॉइलिंग ब्रिक होती है जिसका कोड होता है 5779, दोगुना होता है सॉइलिंग ब्रिक का। These are used for the soiling of the roots. Compressive strength should not be less than 5 Newton per mm square. Water absorption should not be greater than 20% और efflorescence should not be greater than 10%. Tiles. The clay produced which thickness is less than 40 mm is known as tiles. क्या होता है? जिसकी थिकनेस 40 mm से कम होती है तथा 4 सेंटीमीटर से कम होती है वो टाइल्स कहलाती है। ठीक है, इसकी थिकनेस 40 mm से कम होती है। टाइल्स कहलाती है। बर्निंग ऑफ टाइल इज सेम
Burning of tile is same as brick burning, but sometimes tiles or clay products are burnt in two times. In two types times in two times first या फिर two types. First at 600 to 700 degree is called bisque cutting. कौन सा bisque cutting कहलाता है? bisque cutting. And second step is called 900 से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड. After dipping the tiles, clay produce in solution of the desired color. कलर में दो पहले हम करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिपिंग इन द आफ्टर डिपिंग द टाइल्स क्ले प्रोडक्ट इन द सोल्यूशन ऑफ द डिजायर्ड कलर में कलर दे करके फिर 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको फिर से उसको बर्न करते हैं. ठीक है. द स्पेशल टाइप ऑफ द क्ले प्रोडक्ट आर द स्टोनवेयर. इट इज मेड ऑफ द रिफ्रैक्टरी stoneware. It is made of the refractory clay mixed with the crushed pottery, stone, sand burnt at the high temperature and cooled slowly. Stoneware consists of about 75% silica and 25% alumina. Iron oxide is added to give color. Domestic sewer pipe, wash basin, water closet, drain pipes and fitting. इसके लिए स्टोन वेयर का यूज किया जाता है. अर्थन वेयर क्या होता है? दीज आर मेड फॉर बाय बाइंडिंग ऑर्डिनरी क्ले एट लो टेम्परेचर एंड कूलिंग स्लोली. These are made of the binding ordinary clay at low temperature is earthenware and cooling slowly. Glazed earthenware become resistant to the weather action. वेदर एक्शन को रेजिस्टेंस करता है. ग्लेज earthenware. इसका एग्जांपल होता है फेंस. जो फेंस होती है वो होती है क्या? इसका एग्जांपल क्या है? डोमेस्टिक सीवर पाइप, स्टोन earthenware का डोमेस्टिक सीवर पाइप, वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, वो तो होता ही है, फिटिंग वगैरह. एक होता है मोजेलिका. It is Italian earthenware coated with opaque white enamel ornamented with metallic color. Manufactured from low heat clay to which up to a 20% carbonate added in the form of the chalk. लो हीट क्ले को 20% कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऐड करके एडेड इन द फॉर्म ऑफ द चाक के रूप में जो कैल्शियम कार्बोनेट है 20% को ऐड किया जाता है क्ले को, और लो हीट टेम्परेचर पर इसको पकाया जाता है. जैसे यूज क्या होते हैं? डोरवेज के लिए, विंडो कास्टिंग के लिए एंड फेसिंग टाइल्स के लिए. मेजोलिका. एक होता है फायर क्ले. तो फायर क्ले, दीज आर द प्योर हाइड्रेटेड सिलिकेट of alumina and contain a large portion of the silica 55 to 75%, alumina 20 to 35%, iron oxide 2 to 5% with about 1% of lime, magnesia and alkalis. It is capable of the resisting very high temperature up to 1700 degree centigrade without melting or softening of resist spalling. PCL जेई में पूछा गया. फायर के लिए कितने टेम्परेचर पर गर्म की जाती है? वो 1700 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म की जाती है. यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स यूज्ड इन द furnace lining for manufacturing of
मैन्युफैक्चरिंग फायर ब्रिक्स यूज इन फाइनेंस लाइनिंग हॉलो टाइल्स एंड क्रसिबल्स। अच्छा, क्रूसिबल्स, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, क्रूसिबल्स। हॉलो टाइल्स फाइनेंस लाइनिंग में यूज किया जाता है फायर क्ले का। फायर ब्रिक प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। एक होता है टेराकोटा। टेराकोटा क्ले मिक्सड विद द पाउडर्ड ग्लास pottery and sand ground to fine powder and pucked several times till get uniform and soft of the molding. Terracotta is a refractory clay product is used in the ornamental part of the building. The clay used should be have sufficient iron oxide and alkaline matter. Sufficient iron oxide and alkaline matter. It is cheap and impervious. Muffled furnace are used for the burning of the terracotta. पूछ सकता है, मफल फर्नेस का यूज किया जाता है टेराकोटा बनाने के लिए। एक होता है पोर्सिलेन, a high grade ceramic having white color, zero water absorption and glazed surface। ये भी स्टार मार्क है। यूपीपीएससी जेई 2022 जीएस 2017 में पूछा गया। अ हाई ग्रेड सेरेमिक वेयर हैविंग वाइट कलर, जीरो वाटर एब्जॉर्प्शन। वाइट कलर, जीरो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ग्लेज सरफेस। क्या होता है? पोर्सलेन होता है। पोर्सलेन इज द fine earthenware which is a white and thin and semi-perfect transparent. It is used of the manufacturing sanitary ware, containers and crucibles, reactor chamber and electric insulator। अच्छा, ये वो होता है पोर्सलेन का बना होता है। एक होता है ग्लेजिंग। Glazing is the process of providing a glassy or a pervious layer on the surface of the clay product or ceramic. The glazing layer is fused to the ceramic body by burning at a high temperature. Glazing layer is fused to a ceramic body by burning at a high temperature. Thickness of glazing is 0.1 से लेके 0.2 mm। स्टार मार्क 0.1 से लेकर 0.2 mm। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लेजिंग, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, ओपेक ग्लेजिंग, लेड ग्लेजिंग। तो ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग में क्ले प्रोडक्ट इज कोटेड विथ NaCl सोडियम एंड बर्न एट अ हाई टेम्परेचर 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओपेक ग्लेजिंग क्या होता है? तो ओपेक ग्लेजिंग दिस इज आल्सो नोन एज द एनेमलिंग। ओपेक ग्लेजिंग को क्या कहते हैं? एनेमलिंग भी कहते हैं। बोरेक्स, क्योलाइन, चॉक, कलरिंग मैटर आर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग वाटर and mix solution which is called slip. The clay product is dipped in the slip and burned in clay. Due to the high temperature, surface is changed into impervious layer। अगला आता है lead glazing, transparent glazing, opaque glazing and lead glazing। तो clay product is emerged in the mix of the lead and tin oxide। The particles of lead and tin adhere the surface of clay product। This method of the glazing is used in the item of the interior clay which cannot withstand high temperature required for salt glazed। जो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाते उनको साल्ट ग्लेज में किया जाता है।
स्टैंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर साल्ट ग्लेजिंग, साल्ट ग्लेजिंग करते हैं उस पर। की पॉइंट यूनिट ऑफ द ब्रोकन ब्रिक इज क्या होता है, अच्छा यूनिट वेट ऑफ द ब्रोकन ब्रिक इज 14.2 किलोग्राम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। 14.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक आर आल्सो नोन एज स्पेल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मशीन मोल्डेड ब्रिक इज 2। होती है 2.65 अगर पत्थर की होती है, लेकिन ये 2 होती है। स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक आर आल्सो नोन एज स्पेल। इनका होता क्या है, यूनिट वेट ऑफ द ब्रोकन ब्रिक 14.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हैंड मोल्डेड ब्रिक इज 1.6 से लेके 1.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक, मशीन मोल्डेड ब्रिक की पूछेगा तो 2 होता है। नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द हॉफमैन किल्स इज 8 to 24। उसमें तो 24 था, हो सकता है 8 से 12, मतलब 12 भी तो था ना, तो कम से कम 12 8 भी हो सकता है, तो 8, क्योंकि 8 से 12 दिन लगते हैं ना, तो 8 to 24 ज़्यादा हो सकते हैं। द एज ऑफ द फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन surfaces of the brick are called arises। ये क्या है, the edge formed by the intersection of the plane the surface are called arises। ये arises है, arises। the brick made from the Olivian rock to which magnesia added in the manufacturing process are called phosphaterite brick। Density of the brick is 1.8 kilograms। Density of the brick is 1.8 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी है ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट ड्यूटी heavy duty want clay bricks having compressive strength greater than 40 Newton per mm square is 10%, not be greater than 10%. The formation of the Delhi patches occurring, ये पूछा जा सकता है। The water absorption of heavy duty one clay brick having compressive strength greater than 40 Newton per mm square should not be greater than 10%. The formation of the Delhi patches occurs on the finished and polished surface is called bloom। Formation of Delhi patches occurs on the finished and polished surface is called bloom। यही जो फिनिश अगर आपकी ब्रिक वुड, इसको टिम्बर बोलते हैं, उस पर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चिप्स। डली पैचेस, जो भी उसमें भी कुछ बोला जाता है स्पेशल वर्ड। टेस्टिंग ऑफ द विट्रीफाइड एंड सेरेमिक्स टाइल्स आर डन अकॉर्डिंग टू द IS 15622। टाइल्स का ब्रिक का दूसरा भाई टाइल्स 15622 2006 IS कोड के अकॉर्डिंग होती है। क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेरेमिक टाइल्स इज, क्लासिफिकेशन कैसा होता है सेरेमिक पाइल का, टेस्टिंग करना तो 15622, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन करना है तो 13712 1993 के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त। धन्यवाद। चैप्टर के साथ अगला चैप्टर होगा हमारा लाइम।
जो कि होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी, बाय बाय।